नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने निरंजनी अखाड़े पेशवाई में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान कोविड के लिए बने हॉस्पिटल और कुंभ कार्यों का निरीक्षण भी किया। सीएम रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुंभ से संबंधित सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, फ्लाईओवर और घाट के काम पूरे हो चुके हैं और जो काम रह गए हैं उनको भी जल्द हम पूरा कर लेंगे। जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य हैं वो लगभग पूरे हो गए हैं। थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम हैं जो अस्थाई नेचर के, और बड़े काम हैं। अस्पताल है, मीडिया सेंटर है, और जो यहाँ पर तमाम पुल बनने थे, जो गंगा नदी पर जो अस्थाई पुल बनने थे, वो तमाम कार्य संपन्न हो चुके हैं। जो बाह्य सज्जा है शहर की, कुंभ क्षेत्र की, वो भी बेहतर हुई है। जो सड़कों का काम है और विशेषकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित काम थे, एक दो काम क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके कारण किसी तरह की बाधा यातायात में अभी तक नहीं हुई है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदस्यों के सवालों का जवाब दिया गया, जिसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में बने क्वारंटीन सेंटर में पैदा हुए बायोमेडिकल वेस्ट की जानकारी मांगी, जिस पर वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधायक को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। इस बीच हरक सिंह रावत ने देशराज करणवाल के सवालों का जवाब भी दे दिया। बढ़ती महंगाई पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में प्रदेश में महंगाई दर कम है। तो अन्य राज्यों के मुकाबले महंगाई दर कम है, इसकी जानकारी मदन कौशिक ने दी है। और साथ ही उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान तमाम सवालों का जवाब भी यहां पर सरकार की तरफ से दिया गया। वन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने इसके जवाब दिए हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम हम लगा रहे हैं, सभी नगर निगमों में मॉनिटरिंग सिस्टम हम लगा रहे हैं और 100 जगह पर जल प्रदूषण को नापने के लिए लगभग 100 जगह, जिसमें प्रमुख नदियां, प्रमुख झील हैं, जिसमें नैनीताल झील भी है, गंगा यमुना है, सभी पर हम एक इस तरह का सिस्टम हम लगा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से टिहरी बांध विस्थापितों की कई समस्याओं का हल नहीं हो पाया था, जिसको लेकर विधायक और खुद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की और अनुरोध किया कि स्थानीय निवासियों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। बांध विस्थापितों की समस्याओं पर चर्चा हुई है। सतपाल महाराज ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात की है। हम लोग केंद्र के ऊर्जा मंत्री से मिले, आरके सिंह जी से हमने निवेदन किया धर्मनगरी हरिद्वार कुंभ के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई नजर आ रही है। निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई के दौरान भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिले। 30 बैंड के साथ हजारों साधु संत अपनी छावनी से निकलकर हरिद्वार भ्रमण पर निकले। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखाड़े में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रहीं, जिन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार को धन्यवाद दिया और साथ ही सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। अखाड़े की ये पेशवाई है और हमारे जो अखाड़ा पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज सभी संतों का आशीर्वाद देने के लिए मैं पर आया हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ से
कुछ और छावनी देखने जाऊंगा, उन कार्यों का भी निरीक्षण करूंगा। आचार्य नरेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद इस कुंभ की सफलता के लिए हम देंगे। और आज जो पेशवाई प्रारंभ हुई है, यहाँ पर पूज्य महाराज जी से मैंने बताया था अभी हफ्ता 10 दिन पहले कि मैं मार्च प्रथम सप्ताह में हरिद्वार, सौभाग्य आज ही पेशवाई भी प्रारंभ हुई है, तो मुझे सभी संतों का आशीर्वाद मिला। अच्छा, निरंजनी अखाड़े का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान रहा है? कोरोना पीरियड में निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी जी महाराज इन लोगों में से हैं। जब कोविड हुआ या जब पिछले दिनों एक आपदा आई थी, तो उन्होंने स्वयं सामने आकर के और दिल खोलकर राज्य सरकार की मदद की। पहली पेशवाई में शामिल हुई हूँ क्योंकि प्रयागराज में मुझे संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और अखाड़ा ने मुझे वहाँ मंडलेश्वर के रूप में एक सम्मान दिया था। तो मुझे खुशी है कि एक भारत को संदेशा देने वाले, भारत को ज्ञान देने वाले यहाँ मूर्धन्य विद्वान एकत्रित हुए हैं। और ये कुंभ एक होता है कि वहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग आते हैं, आस्था की डुबकी भी लगाते हैं और संतों का ज्ञान भी लेते हैं। मुझे लग रहा है सीमित तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अभी अमावस्या, पूर्णमासी को, अमावस्या को लोग स्नान करके ही गए हैं। स्नान करने की बाध्यता प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये है कि जब एक जगह 15 दिन महीना भर कोई रहेगा तो उसका तो थोड़ा ध्यान गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। और भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से कुंभ के लिए सारी तैयारियां हैं। आपने देखा कि अभी कोविड फिर से बढ़ने लगा, महाराष्ट्र, केरल, कई राज्यों में बढ़ रहा है, तो उससे सावधानी तो बरतनी पड़ेगी और ये आवश्यक भी है, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ा और कुछ नहीं होता। जान है तो जहान है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जान है तो जहान है। बीजेपी हाईकमान ने वरिष्ठ नेता शादाब शम्स को बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। शादाब शम्स को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने उनकी तैनाती की है। शादाब उत्तराखंड में 15 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। सरकार की तरफ से उन्हें राज्य मंत्री स्तर की सुविधाएं दी गई हैं। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए पार्टी ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। चमोली जिले में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया था, कांच की बोतल फेंकी गई थी, जिस वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। वहीं मुख्यमंत्री ने मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पहले पथराव किया, कांच की बोतलें फेंकी, प्लास्टिक की बोतलें फेंकी। तो ये फेंकने के बाद जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और ये सारी चीजें गृह मंत्रालय की है। पीडब्ल्यूडी ने कहा सड़क की स्वीकृति पहले हो चुकी है, लेकिन डेडलाइन की स्वीकृति के लिए जो मानक है वो मानक पर खरी नहीं है, इसलिए डेडलाइन की स्वीकृति नहीं हो सकती, क्योंकि 361 जो उसका मानक है वो 8000 चाहिए। 5000 से 8000, 6000 से 8000 के बीच में वो 361 उसका रहता है। ये पीडब्ल्यूडी का बयान है। सरकार ने दोनों के बयान के आधार पर तत्काल निर्णय लिया कल ही कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हरिद्वार में इन दिनों मोक्ष नगरी बनती जा रही है, जहां 3 दिनों के दौरान 3 घटनाओं से धर्मनगरी का माहौल खराब होता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में आज डीपीएस स्कूल के पीछे एक नवजात का शव मिला है। बताया जा रहा है कि कोई महिला लोकलाज के चलते नवजात को वहां छोड़ आई थी, जो कि लोगों को मृत हालत में मिला है। इसके पहले राजेश जी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगल में महिला और युवक ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं एक पिता ने शराब के लिए पैसे न देने पर बेटी को जला दिया, जिसका ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस तीनों केसों की जांच कर कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं इस तरह की घटना को लेकर स्थानीय लोगों के साथ संतों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। और शर्मसार करने वाली घटनाएं जो हरिद्वार, धर्मनगरी हरिद्वार में, जिसका कि पूरे विश्व के नक्शे पे नाम है। अभी यहाँ पे एक पता चला कि एक जोड़े ने यहाँ पे फांसी लगा ली आकर, और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई जब पता चला कि वो देवर भाभी थी और प्रेम प्रसंग के कारण उन्होंने अपने क्षेत्र से भागकर वो लोग यहाँ आए और यहाँ धर्मनगरी हरिद्वार में उन्होंने अपनी जान दे दी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना है।
इसको लेके बड़ा दुख होता है। उसके बाद एक पिता ने अपनी पुत्री को शराब के लिए पैसे ना देने के लिए पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, और उसके बाद आज मुझे पता चला कि डीपीएस के पीछे एक नवजात बच्ची को छोड़ दिया गया। तो कहाँ जा रहा है हमारा समाज, और कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है इन सब घटनाओं को देखते हुए। चाहते हैं कि आपका जो धीरज है, क्योंकि समस्याएं तो आती रहती हैं, समस्याओं से युद्ध करना मनुष्य का कर्तव्य है। सारे मनुष्यों को एक ऐसा जीवन में पल और घड़ी आता है कि आपके जीवन के से परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उस परीक्षा में विजय हों, मैं ये कामना करता हूँ आप अपने आप को धीरज रखें, और धीरज होने पे विजय आपकी निश्चित है। तो जीवन खोने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए। इसलिए मैं सबसे आम लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग हैं अपने आप को धीरज रखें, उनका कार्य अच्छा होगा, सुंदर होगा, अब विजय होगी, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोतवाली ज्वालापुर को सूचना मिली थी कि एक नवजात शिशु जो मृत अवस्था में है वो पाया गया है। तो अभी उसका पता लगाया जा रहा है कि वो क्या है उसमें, और तो उसकी बॉडी को हम हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। तो उसको चेक करवाया जा रहा है। जैसे जैसे भी इसमें फैक्ट्स आएंगे उसी के अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह? जी, ये कुछ आए हैं इस तरह से इंसिडेंट्स, ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, तो उसके पुलिस के जितना भी हमसे कार्रवाई हो पाती है हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें लोगों से भी अपील करने की आवश्यकता है कि वो भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मेनली सोसाइटी पे डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें। बाकी जो भी हमारी तरफ से अंतर्गत कार्रवाई है पुलिस के द्वारा, वो हम इसमें वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है और उसी में करेंगे। मसूरी में बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को मेडिकल परीक्षण कराने देहरादून कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। वहीं डालनवाला सीओ पल्लवी त्यागी ने मसूरी पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और सबूत इकट्ठे किए। सीओ पल्लवी त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है। ये रेप की धारा में है 376 में और पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर लिया गया। और किस तरीके से देख रहे हैं अभी आप ये घटनास्थल भी पहुंचे? घटनास्थल निरीक्षण से जो चीज़ें हमें मिली थी वो हमने बरामद कर ली है। इसके अलावा जो एविडेंस है मेडिकल से जो हमें मिले हैं वो हमने ले लिए हैं। अरेस्टिंग हो गई है अभियुक्त की। लड़की जो पीड़िता है उसके इस समय क्या पोजीशन है मैम? अभी स्टेबल है उसकी कंडीशन, हॉस्पिटलाइज्ड है और बेटर है उसकी कंडीशन। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गैरसैंण में नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण की मांग कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद राज्य आंदोलनकारी मसूरी पिक्चर पैलेस के पास जमा हो गए, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने गैरसैंण में शांतिपूर्ण आंदोलन को लाठी के बल पर कुचलने का काम किया है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने बड़ी निर्मम तरीके से महिलाओं पे लाठीचार्ज किया और हमारी जानकारी में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ तो गडकरी जो भारत सरकार का सड़क मंत्री है उसके बेटे की कंपनी पूरे उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोड और जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है 8 मीटर वो 10 मीटर चौड़ी करके बना रहा है। लेकिन एक तरफ गाँव वाले जब उसी सड़क की डिमांड करने के लिए 1.5 मीटर बनाने जाते हैं तो उसके ऊपर ये सरकार लाठीचार्ज करती है और निर्ममता से करती है। 200 लोगों पर मुकदमे करती है। आज हम तमाम मसूरी के उत्तराखंड आंदोलन का भी तमाम प्रगतिशील पार्टियों के साथी यूनियनों के साथ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर कम संख्या में भले इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमारा विरोध है उस लाठीचार्ज का। हम तत्काल मांग करते हैं कि उस लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच हो और जो अधिकारी उसके अंदर जिम्मेदार है उनके खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए, वरना उत्तराखंड के अंदर ये गुस्सा बढ़ता जाएगा और ये भाजपा सरकार के आने वाले दौर के अंदर इस उत्तराखंड को बाहर करेगा भी सरकार को। दिवाली काल में सड़क निर्माण को लेकर आंदोलन कर रहे घाट के लोगों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यदि उनकी लाठी इतनी ही बेचैन है तो पहले मेरा सिर फोड़ दीजिए। हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि क्या उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया गया है कि सड़क की मांग करने पर लाठीचार्ज हो, वो भी उस सड़क के लिए जिसकी घोषणा 2 मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने लिखा, मैं आज अपने आप को बहुत ही आहत और शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं।
अब आपको देहरादून से भी एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांधी पार्क में उपवास पर बैठ गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आंदोलनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका लगातार यहां पर कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना को आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो विरोध पर बैठे हैं। साथ ही उनके साथ गरिमा मेहरा दसोनी भी बैठी हुई हैं और दोनों सड़क पर बैठकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका यह कहना है कि अगर सड़क की मांग की जाती है तो क्या उस पर सरकार लाठीचार्ज करेगी। और इसी पर हरीश रावत ने भी कटाक्ष किया है कि उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था क्या कि जब सड़क की मांग की जाएगी तो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जाएगा। और इसी कड़ी में सूर्यकांत धस्माना और गरिमा मेहरा दसोनी भी धरने पर बैठे हुए हैं। सत्र के दौरान जो महिलाएं जो ग्रामीण घाट नंदप्रयाग सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज इनके ऊपर किया गया, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पूरे प्रदेश में सरकार की थू-थू हो रही है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही। मुख्यमंत्री बजाय दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, ये तर्क दे रहे हैं कि पहले किसने हमला किया, और वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कुछ ग्रामीण आक्रोश में, गुस्से में, क्योंकि उनकी माता बहनों के ऊपर लाठी चलाई गई, वाटर कैनन चलाया गया, अगर वो पुलिस से कहीं टकराव कर रहे हैं उसको दिखा करके अपनी लाठी चार्ज को जायज़ ठहराने का जो काम सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये साबित हो गया है कि ये सब कुछ प्रदेश सरकार के इशारे पे हुआ है। जहां एक तरफ देश विश्व वन्य जीव दिवस मनाकर वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संदेश दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ नंदा देवी नेशनल पार्क कार्यालय के ठीक सामने पार्क के बफर जोन हाथी पर्वत पर लगी भीषण आग थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते वन्य जीवन खतरे में पड़ चुका है। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों से हाथी पहाड़ के दोनों छोर पर आग धधक रही है। वहीं कस्तूरी मृग के साथ हिमालयी थार के प्राकृतिक आवास भी खतरे की जद में है। उत्तराखंड में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने के बाद अब महिलाओं को भी ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की योजना तैयार हो चुकी है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 1000 महिला समूहों को 5-5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा। जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 107 महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण बांटेंगे। इसके साथ ही राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार की योजना है कि 10,000 महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोग कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी 160 महिला ग्रुपों को यहाँ से जो है 5 लाख रुपए बिना ब्याज के ऋण देने की मंजूर करने वाले हैं। 10,000 महिला समूह को हम पूरे प्रदेश में ऋण देंगे और सभी विधायक और सभी सांसद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को करेंगे। और ये कार्यक्रम हमने 20 मार्च से लेकर और 30 मार्च के बीच में रखे विधानसभा। मसूरी में एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल बच्ची बाटाघाट में निर्माणाधीन भवन के पास लहूलुहान हालत में पड़ी हुई मिली थी। इसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। रैणी तपोवन आपदा प्रभावितों के लिए जहां सरकार हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है, वहीं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के निर्देश पर आपदा सेवालय 1008 की ज्योतिर्मठ टीम ने रैणी तपोवन आपदा प्रभावित पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी है। आपदा सेवालय की ओर से जोशीमठ विकासखंड के 33 प्रभावित पीड़ित परिजनों को यथासंभव आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरे चरण में पीड़ितों के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जाएंगे। सितारगंज के वार्ड 4 में बीजेपी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता इम्तियाज अंसारी के घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे GZR UCC के सदस्य खूब सिंह बिकल ने भी शिरकत की है। जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बिकल ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज का हित केवल और केवल बीजेपी में ही सुरक्षित है। अल्पसंख्यक समाज तेजी से बीजेपी से जुड़ रहा है। खूब सिंह बिकल ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के बीच बीजेपी को लेकर जो भ्रम था वो दूर हो चुका है।
भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मेरा स्वागत किया है और बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे बात रखने का मौका मिला है। कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति मैंने बताई है, सरकार के काम मैंने बताए हैं और ये आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्पसंख्यक समाज कैसे जुड़े और सरकार की नीतियों को भी वो हम बताएं, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया है। पूर्वोत्तर रेलवे जोनल की जो परामर्शदात्री समिति है उसके सदस्य के नाते कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे कुछ समस्याएं रखी हैं। मैं जैसे ही बैठक होगी, जो कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं और जो सुझाव हैं उनको मैं परामर्शदात्री समिति की बैठक में रखूंगा। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ में, पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ में वापसी कर रही है और अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी में से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास इस विचार के साथ आगे बढ़ रही है। हम सब लोग पार्टी कैसे मजबूत हो इस दिशा में काम कर रहे हैं। जोशीमठ में आई आपदा में राहत और बचाव का कार्य अब भी लगातार जारी है। तपोवन और ऋषिगंगा साइट रैणी में आपदा राहत बचाव लगातार जारी है। बीआरओ के जरिए बैली ब्रिज का काम भी चल रहा है, जिसका काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वहीं अब तक कुल 72 शवों और 30 मानव अंगों को बरामद किया जा चुका है, जिनमें से 42 शवों और 1 मानव अंग की पहचान की जा चुकी है। 7 फरवरी को ये आपदा आई थी और उसके बाद में दिन रात बीआरओ यहाँ पर काम कर रहा था। आज मंगलवार का दिन है। हमने 25 फरवरी को ब्रिज लॉन्चिंग का काम शुरू किया था बुधवार के दिन, और आज 2 मार्च को मंगलवार के दिन दोनों सिरे मिल गए हैं। अभी ब्रिज बहुत ही सेफर साइड में है और अभी 3-4 दिन के अंदर ये ब्रिज यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। बद्री विशाल की कृपा रही, आलमाइट की कृपा रही। जय बद्री विशाल। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।